हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास आज हम लोग करेंगे। और इस फोर्थ क्लास में हम लोग फोर्थ और ये हमारा आखिरी क्लास होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। आज हम लोग दो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी पूरा बनेगा और आपको समझ में भी पूरा आएगा। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, मतलब आज डे 4 है हमारा। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा हर क्वेश्चन बोर्ड पे रहता है ऑलरेडी। सिर्फ आप अगर हमारा क्लासेस भी करें तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पूछने जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हम लोग पास करते हैं तो इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री करना होगा। जर्नल एंट्री में आप एक जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बना लेना। ठीक है, जैसा जर्नल आप पास करते हो और उसके बाद आपको एंट्रीज करना है एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देते हैं साइड, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद, एग्रीड ट्रायल बैलेंस वो ट्रायल बैलेंस जिसे मिला लिया गया है। दोनों ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टैली किया हुआ है, मतलब दोनों बराबर है। द अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स सेनको ब्रदर्स ड्राफ्टेड द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो अकाउंटेंट है ना, वो सेनको ब्रदर्स का अकाउंटेंट ने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना लिया है। मतलब ये जो केस है, ये रेक्टिफिकेशन का कौन सा केस है, तीसरा वाला केस है, जिसमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस है। मतलब आपने फाइनल अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको गलतियों का पता चल रहा है, तो इन गलतियों को आप किस तरीके से सुधारेंगे। So the following errors were detected by the auditors. Rupees 2500 received from the insurance company in full payment of the claim for loss of stock in transit was deposited by the proprietor into his private bank account and was not recorded in business books. बोल रहा है कि 2500 रुपया मिला है, 2500 रुपया रिसीव्ड किए हैं हम लोग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कहाँ से रिसीव किए हैं, इंश्योरेंस कंपनी से। इन फुल पेमेंट ऑफ द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट में स्टॉक लॉस हो गया और फुल सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 2500 रुपया दिया है। ठीक है, तो कंपनी ने जो क्लेम का पैसा हमें दिया वॉज डिपोजिटेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। और प्रोप्राइटर ने क्या किया, वहाँ से जो चेक मिला अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया है। ठीक है, एंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और बुक में ये एंट्री हुआ ही नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का निचोड़ यही है कि हमारा स्टॉक ट्रांजिट में लॉस हो गया और वो लॉस का जो पैसा है इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया, मतलब बिजनेस को दिया। और उस पैसे को हमने क्या किया, उन पैसों को हम लोगों ने प्राइवेट बैंक अकाउंट में डाल दिया और इसका कोई भी एंट्री नहीं हुआ। ये एरर ऑफ ओमिशन का केस है, मतलब कंप्लीट ओमिशन है। अब तक कोई भी एंट्री इसके लिए पास नहीं किया गया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एंट्रीज पास करना पड़ेगा।
बस सिर्फ एंट्री पास कर देना है, हमारा गलती सुधर जाएगा। सुधरेगा ना भाई? तो देखिए आप एंट्री क्या करोगे, रेक्टिफाइड एंट्री क्या करोगे, ए नंबर है, ये आपका सीरियल नंबर होगा, आप सीरियल नंबर डाल सकते हो इसको। जर्नल पहले ए, तो देखिए हमारे पास चेक आया और प्राइवेट बैंक अकाउंट में चला गया, मतलब ये तो ड्राइंग है ना ड्राइंग। और क्यों पैसा मिला? 2500 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल पेमेंट ऑफ द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट। क्लेम का पैसा मिला। ये किस चीज़ का पैसा मिला? इंश्योरेंस क्लेम का, एबनॉर्मल लॉस का पैसा मिला है। was deposited by the proprietors into his private bank account and was not recorded in the books। देखिए ये एंट्री करने के लिए सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? आप पहले इसे सोचो, करेक्ट एंट्री के बारे में आप सोचोगे। यहाँ रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ नहीं है, बस रॉन्ग ये हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया ही नहीं गया है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए जो कहानी ऐसा हुआ होगा, जब एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा ना, जब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस का ये एंट्री किए होंगे, एबनॉर्मल लॉस टू परचेज। जब ये लॉस हुआ था, अब ये लॉस क्या हो गया? लॉस का पैसा इंश्योरेंस ने दे दिया तो बैंक में दिया, तो दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस होना चाहिए था। मतलब ये एबनॉर्मल लॉस जो हमारा क्लेम था, ये क्लेम का पैसा हमें मिलना चाहिए था। देखो 2500 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम का पैसा वो हमें दे रहा है। तो सिंपली आप ये भी एंट्री कर सकते हैं कि आप, क्योंकि एंट्री जो करेक्ट होना चाहिए था वो बैंक में जाना चाहिए था, खैर प्रोप्राइटर ने उस पैसे को क्या किया? अपने प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया। प्रोप्राइटर ने कहाँ डाल दिया? प्राइवेट बैंक में। तो देखिए प्राइवेट बैंक में डाला तो आप अकाउंट्स को सुधारने के लिए क्या करोगे? प्राइवेट बैंक में डाल दिया तो ये तो ड्राइंग हो गया ना ड्राइंग। और दूसरा ये इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला, मतलब लॉस हुआ होगा पहले ये क्लेम को हम लोगों ने क्लेम मान के चला होगा, अब ये क्लेम का पैसा मिला। पैसा किस चीज का मिला? क्लेम का। मतलब लॉस पहले ही एंट्री किया जा चुका है। देखिए लॉस का मैं जो एंट्री बता रहा था यहाँ पे, जब ये लॉस हुआ होगा ना, एबनॉर्मल लॉस डेबिट होता है टू परचेज होता है, पहले ये लॉस हो जाता है, फिर ये लॉस का पैसा जब क्लेम में ट्रांसफर होता है, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जब क्लेम डालते हैं कि भैया मेरा लॉस हो गया, आप मुझे पैसा दो, मेरे लॉस का भरपाई आप करो, तो उस केस में क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट होगा, क्लेम डेबिट करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस ये क्रेडिट, तो देखो डेबिट क्रेडिट कट गया, तो इसका मतलब हमारा जो नेट इफेक्ट बचा इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज, मतलब इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है मेरा, ठीक है, और परचेज घट गया, ये हमारा नेट इफेक्ट है। तो इंश्योरेंस क्लेम यहाँ डेबिट है, मतलब जब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम फाइनल किए होंगे तो हम लोग ये एंट्री पास किए होंगे। अभी क्या हुआ? ये क्लेम का पैसा मुझे मिल रहा है, ये हमने क्लेम किया था इंश्योरेंस कंपनी को। अब ये क्लेम का पैसा अगर हमें मिलेगा ना, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक टू क्लेम। ये क्लेम आपके लिए एसेट है, इंश्योरेंस क्लेम जो है ना आपके लिए करंट एसेट है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा वक्त लेता है लेकिन पैसा देता है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी वक्त लेता है ना, तो इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को अपने लिए एसेट बना लेते हैं, करंट एसेट, कि चलो भाई 2-3 महीना लगेगा तुम्हें पैसा देने में, आप हिसाब किताब कर लो आराम से, आप मुझे पैसा दे देना। तो इंश्योरेंस क्लेम को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हो गया? तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा एसेट है, लेकिन अब ये एसेट का पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रहा है, तो पैसा मेरे बैंक में नहीं आकर प्राइवेट प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में चला गया, तो ये ड्राइंग होगा। प्राइवेट बैंक अकाउंट में अगर उसने जमा कर लिया
तो क्या हो गया ड्राइंग टू, पैसा किस चीज का मिला है, किस चीज का मिला है पैसा, इंश्योरेंस क्लेम का, तो ये क्लेम हो जाएगा क्रेडिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मतलब ये क्लेम हमारे लिए एसेट था और ये एसेट बदल गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हम लोग जो केस कर रहे हैं ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस कर रहे हैं। कौन सा केस है ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस है। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो क्या चीज में चेंज हो जाता है, जो भी नॉमिनल आपको दिखेगा ना नॉमिनल, वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में चेंज हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे कोई भी नॉमिनल नहीं है, ड्राइंग भी नॉमिनल नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम भी नॉमिनल नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नॉमिनल नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में चेंज नहीं होगा। चलिए आइए बी नंबर करते हैं। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया था कि किस तरीके से लॉस होता है। पहले एबनॉर्मल लॉस होता है परचेज के साथ, फिर ये एबनॉर्मल लॉस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया जाता है। तो क्लेम जब हम करते हैं तो फौरन वो पैसा देगा नहीं, इसलिए हम लोग क्लेम अकाउंट में डेबिट करके रखेंगे। डेबिट का मतलब है कि हमें पैसा लेना है, तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम का पैसा हमें लेना है, ये मेरे लिए एसेट है। अब वो वक्त आ गया जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2500 रुपया दे रहा था, ठीक है, तो दिया है, लेकिन प्रोप्राइटर ने उसे क्या किया, प्राइवेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो प्राइवेट बैंक अकाउंट में अगर उसने डाला है तो ड्रॉइंग डेबिट होना चाहिए, और ये क्लेम जो था ये क्लेम घट गया, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम घट गया, तो ये क्लेम क्या होगा, क्रेडिट होगा टू इंश्योरेंस क्लेम होगा। तो ये एंट्री आपका फाइनल बचा, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में यही एंट्री रहेगा, कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है जो वो चेंज होगा। क्लियर है? हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे। उसके बाद गुड्स परचेज फॉर ₹2000, 2000 का माल हमने खरीदा है, वर इंक्लूडेड इन स्टॉक, जो स्टॉक में इंक्लूड भी है, ठीक है, 2000 का माल खरीदा, और कहाँ इंक्लूड है, स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए है। तो देखिए जब आप माल खरीदते हैं तो आप एंट्री क्या करते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो ना, तब आप गुड्स खरीदने का एंट्री क्या करते हो, आप परचेज डेबिट करते हो। Goods purchased for 2000 were included in the stock, but the invoice was not entered in the books for the period under review। मतलब अभी तक इसका स्टॉक में तो इंक्लूड हो गया, लेकिन अभी तक इनवॉइस का कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो आपको इनवॉइस का एंट्री करना पड़ेगा। मतलब अब परचेस का रिकॉर्ड आपने किया ही नहीं, आप परचेस का रिकॉर्ड करना बाकी है सर। तो अगर परचेस का रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अगर आप इसको उधारी मानना चाहते हो तो परचेज टू क्रेडिटर, अगर कैश में परचेज मानना चाहते हो तो आप टू कैश लिख देना, दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी बोला नहीं है कि क्रेडिट में खरीदा है या कैश में खरीदा है। तो हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई क्रेडिट में ही खरीद रहा है, या आप इसको कैश ट्रांजेक्शन भी मान सकते हैं। आप दोनों लिखिएगा, दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा, दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो एंट्री जो हो रहा है आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू कैश हो गया। क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी कर सकते, या तो टू क्रेडिटर लिख सकते हैं या टू कैश। अब रहा सवाल कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस हम लोग कर रहे हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये दोनों में देखिए नॉमिनल कौन सा है, परचेज नॉमिनल है या क्रेडिटर या कैश नॉमिनल है। नॉमिनल परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है ना, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैं इसे उधारी मान रहा हूं इसलिए टू क्रेडिटर लिखूंगा। तो ये कितना है, 2500। क्लियर? अब देखिए ये 2000 है, और ये भी 2000 है।
पहला वाला 2500 था, हो गया। अब सी देखो, देयर वर कंपनसेटिंग एरर्स इन द बुक्स, नेमली कुछ कंपनसेटिंग एरर्स है जो हमने आपको बताया था। एक एरर एक एरर का गलती जब दूसरा एरर छुपा देता है तो उस तरह का एरर को कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो खैर आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देयर वर कंपनसेटिंग एरर्स इन द बुक्स, नेमली a payment of rupees 300 as commission to a sales agent had not been posted from the cash book, कैश बुक से पोस्ट ही नहीं हुआ है। क्या लिखा गया है, अ पेमेंट ऑफ 300 एज कमीशन, कमीशन के तौर पे हमने क्या पेमेंट किया। देखो अगर हम लोग ऐसा एंट्री करते हैं, देखिए वर्किंग नोट करते हैं, सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे, करेक्ट एंट्री। उसके बाद आप क्या रॉन्ग हो गया, आप रॉन्ग एंट्री पास करो। उसके बाद रिवर्स कर देना, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। सी के बारे में बताते हैं। सी में पहला क्या है, अ पेमेंट ऑफ 300 एज कमीशन टू अ सेल्स एजेंट, एक सेल्स एजेंट को आपने कमीशन पे किया। आप इसका करेक्ट एंट्री क्या पास करोगे, पहला हिस्सा जो आप ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो, ट्रांजेक्शन हुआ क्या, कमीशन पे किया गया सेल्समैन को। पेमेंट ऑफ 300 एज कमीशन टू अ सेल्स एजेंट, एक सेल्स एजेंट को 300 रुपया का कमीशन पे किया गया, पे किया गया। ये आपका एंट्री है कि आपने कमीशन पे किया, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन कमीशन पेमेंट करने का आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, बोलो। आप एंट्री पास करोगे, आपके दिमाग में अगर करेक्ट एंट्री होगा, क्या आप ये एंट्री पास नहीं करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप ये एंट्री करोगे ना। क्या आपने कमीशन पे किया, पेमेंट ऑफ 300 एज कमीशन टू अ सेल्स एजेंट हैड नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक, कैश बुक से पोस्ट नहीं हुआ। तो भैया आपने कमीशन पे किया, कमीशन पे करने का एंट्री क्या करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 300 आप करोगे ना। रॉन्ग क्या हो गया कि कैश बुक में एंट्री हुआ है, कैश बुक में एंट्री हुआ है, लेकिन डेबिट में एंट्री नहीं हुआ, डेबिट में एंट्री नहीं हुआ, हुआ ही नहीं है। अगर मान लो डेबिट में नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या डाल देंगे, सस्पेंस। तो अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री बनेगा, कैश डेबिट टू सस्पेंस 300। आप कैश क्रेडिट कैश डेबिट काट दो तो बचा क्या, रॉन्ग एंट्री को छुपा दो, यहाँ कैश क्रेडिट कैश डेबिट कटा, बचा क्या, कमीशन टू सस्पेंस। तो भैया आपका एंट्री बना कमीशन टू सस्पेंस, क्या एंट्री बना आपका, रेक्टिफाइड बना कमीशन टू सस्पेंस। दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कमीशन, तो कमीशन चेंज होके बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस चेंज नहीं होगा। कितना रुपया हो गया, 300। देखो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं सोचने का तरीका, आपने कमीशन पे किया, कमीशन टू कैश होना चाहिए। आपसे ये कहा गया था कि कैश बुक से ये पोस्ट नहीं हुआ है, तो पोस्ट किस में होगा, कमीशन में। कैश बुक में एंट्री हुआ है लेकिन वो अपने लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब कमीशन में पोस्ट नहीं किया गया है। तो अगर कमीशन में पोस्ट नहीं हुआ है तो कमीशन में पोस्ट करोगे, तो कमीशन को डेबिट होना चाहिए, तो कमीशन को डेबिट कर लो, हो गया कमीशन डेबिट, हो गया कमीशन डेबिट, बस रेक्टिफाइड हो गया। तो यहाँ पे ये जो केस है ना, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस है। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट दिखेगा, आप एंट्री कर रहे हो कैश, कमीशन को डेबिट कर रहे हो, कमीशन डेबिट टू सस्पेंस होगा, तो कमीशन को चेंज करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर दो, टू सस्पेंस रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है,
इसे मिटाते हैं, ये वर्किंग नोट है आपका, मेन सम्स यहाँ पे है। सी हो गया। अच्छा सी में एक और है, सी में एक और एंट्री है, क्या है कि कमीशन का हो गया, डिविडेंड रिसीव वर अंडर कास्ट बाई 100। डिविडेंड रिसीव जो है ना, डिविडेंड रिसीव मतलब आप जब डिविडेंड रिसीव करते हो, डिविडेंड रिसीव क्रेडिट होता है ना, डिविडेंड रिसीव क्रेडिट होता है कितना रुपया, बोला है कि डिविडेंड रिसीव जो है वो अंडर कास्ट है 100 से, 100 रुपया से कम है, तो डिविडेंड रिसीव इनकम ना है, तो इनकम का क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। डिविडेंड रिसीव एक इनकम है और इस इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट में क्या बोला है, अंडर कास्ट, मतलब यहाँ 100 रुपया कम लिखा गया है, तो आप सुधारने के लिए क्या करोगे, और 100 रुपया लिख दोगे ना, ऐड कर दोगे, क्रेडिट साइड में ऐड करोगे, क्योंकि क्रेडिट में मतलब 100 रुपया अंडर कास्ट है, अंडर मतलब कम लिखा गया है। और हमें कैसे पता कि क्रेडिट में ही कम लिखा गया है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है, डिस्काउंट रिसीव का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और हम बैलेंस जो होता है वही अंडर या ओवर कास्ट होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, अंडर कास्ट, मतलब 100 रुपया कम लिखा गया है क्रेडिट में, तो हम लोग 100 रुपया बढ़ा देंगे, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सस्पेंस डेबिट होगा। तो आप एंट्री अगर पास करोगे तो आप ये ना पास करोगे, सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव एक नॉमिनल अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो केस है हमारा, ये कौन सा केस है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का केस है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी रफ जगह पे जर्नल पास कर लेना, फिर उसके बाद जो नॉमिनल होगा उसको चेंज करना है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल है, हम लोग उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो एंट्री होगा, अच्छा ये सी का 1 था और ये सी का 2 है, ये सी का 2 नंबर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस हो गया डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना है 100 रुपया, सॉरी ये डिस्काउंट रिसीव की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो करेक्ट एंट्री नो डाउट सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव एक नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में चेंज कर देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस 4 क्लास दिए गए हैं, उन चारों क्लास को आप देखना। आज हमारा ये 5th क्लास है, ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में 4th क्लास बोला था, लेकिन ये हमारा 5th क्लास है। चलिए ये हो गया 2 नंबर। अब हम लोग करते हैं 3, मतलब सी का 3 करेंगे अब हम लोग। सी का 3 क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, परचेज अमाउंटिंग टू 190 वर नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर फ्रॉम द परचेज जर्नल। मतलब परचेज जर्नल मतलब परचेज डे बुक, जो स्पेशल जर्नल है ना, वहां से लेजर में जब पोस्ट करते हैं तो परचेज डे बुक, देखो परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज डे बुक का जो लेजर है ना वो क्रेडिटर है। उसी तरीके से सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल का एंट्री क्या करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो ना, डेटर अकाउंट को डेबिट और सेल को क्रेडिट, तो सेल्स डे बुक का जो लेजर है वो डेटर होगा, सेल्स डे बुक का लेजर क्या होगा, डेटर होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि परचेज अमाउंटिंग टू 190, 190 रुपया का माल खरीदा है, एंट्री क्या करोगे आप एंट्री क्या करोगे, आपने अगर माल खरीदा है तो आप करेक्ट एंट्री क्या करोगे, देखो करेक्ट एंट्री क्या करोगे, आप करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये करोगे ना, ये करोगे कि नहीं करोगे। आपने 190 रुपया का माल खरीदा है, परचेज आपने 190 का किया है, परचेज आपने 190 का किया है, ठीक है, तो परचेज अमाउंटिंग टू 190 वर नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर फ्रॉम परचेज जर्नल, मतलब परचेज डे बुक में एंट्री हुआ, मतलब यहाँ एंट्री हो गया, लेकिन वो क्रेडिटर में पोस्ट नहीं हुआ। तो क्रेडिटर को क्या करना था, आपको क्रेडिट करना था ना,
क्रेडिटर में पोस्ट नहीं हुआ है तो आप क्रेडिट करके पोस्ट कर लो ना, तो क्रेडिटर को आप लिखो टू क्रेडिटर। हो गया, गलती सुधार ली है। डेबिट में कुछ नहीं बचा, आप सस्पेंस डाल दो, हो गया। जहां कुछ नहीं बचेगा वहां क्या डाल देना है आपको, सस्पेंस। ये आपने रेक्टिफिकेशन एरर्स को ठीक कर दिया। अब हम लोग यहां करेंगे सी का 4, डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर वाज ओवरकास्ट बाय 10 रुपीज 10। सेल्स लेजर मतलब क्या होता है, डेटर अकाउंट, और परचेज लेजर का मतलब होता है क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। सेल्स लेजर मतलब होता है डेटर अकाउंट। सेल्स लेजर ही मतलब होता है डेटर अकाउंट। आप डेटर अकाउंट बनाते हैं ना, सेल्स लेजर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स लेजर। जो सेल्स लेजर है उसे हम लोग डेटर अकाउंट, और जो परचेज लेजर होता है उसे क्या कहता है, क्रेडिटर। आप देखो डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर में जो डेटर का जो अकाउंट है ना सेल्स लेजर में वाज ओवरकास्ट। तो भैया डेटर का क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, पहले आप ये फैसला करोगे। जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट का मामला आएगा, आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट करने के लिए आप पहले ये पता करोगे कि डेटर का क्या बैलेंस होता है। डेटर का क्या बैलेंस होता है, डेटर का होता है डेबिट बैलेंस। क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट में क्या है, ओवर है ना अंडर है, ओवर है। सर ज्यादा लिख दिए, अच्छा डेटर के डेबिट में ज्यादा लिख दिए हैं तो भैया कम कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम लोगों को क्रेडिट, डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिए हैं, डेबिट साइड में ज्यादा, तो कम करोगे ना, तो कम करने का तरीका क्या है, क्रेडिट कर दो। तो डेटर अकाउंट को क्रेडिट करना है और तो कुछ नहीं करना है। तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो गया तो सस्पेंस डेबिट होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर, समझ में आया ये। आप लोग सब ये जो रफ वर्क जितना भी कर रहे हैं आप लोग वर्किंग नोट में आप दिखाओगे ताकि आपको फ्यूचर में याद रहेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डी नंबर, गुड्स सोल्ड फॉर 500 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर। हमने ना 500 रुपया का माल बेचा था, रिटर्न आ गया कस्टमर के जरिए, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस रिटर्न वॉज मेड इन द बुक। लेकिन बुक में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ऑल्दो द रिटर्न गुड्स वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹380। ये स्टॉक में शामिल हो गया, 380 रुपया दाम था इसका, इसका कॉस्ट प्राइस 380 था, स्टॉक में शामिल हो गया है, लेकिन रिटर्न का एंट्री पास नहीं हुआ है। तो भैया पास कर लो, पास नहीं हुआ है पास कर लो। देखो गुड्स फॉर 500 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने वापस किया और नो रिकॉर्ड, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मेड। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो आप रिकॉर्ड करोगे ना। रिटर्न का एंट्री क्या होता है, करेक्ट एंट्री क्या होता है बताओ, गुड्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये आपका रेक्टिफाइड एंट्री होगा क्योंकि बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप रिकॉर्ड करोगे तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा। लेकिन हम लोग सम्स में ये नहीं बढ़ा सकते हैं, भले ये करेक्ट है। हम लोगों का केस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का है, तो दोनों में से जो नॉमिनल अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में बदल देंगे। तो रिटर्न इनवर्ड यहाँ नॉमिनल है, इसके जगह पे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और डेटर चेंज नहीं होगा। ये था 10 रुपया और ये हो गया 500। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सम समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कुछ और बेस्ट सम्स की तरफ। इस चैप्टर का जो आखिरी सम्स होगा ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, आपको समझना चाहिए, खुद से भी आप कीजिए इस सम्स को। कोई भी दिक्कत आएगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन किया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है। से बेहतर भी सम्स है। चलिए इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन नंबर यहां हम लोग जर्नल करेंगे। यहां हम लोग जर्नल पास कर लेंगे, ठीक है, और नीचे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। नीचे हम लोग वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट में आपको याद रखना है, पहले आपको करेक्ट एंट्री के बारे में सोच लेना है, उसके बाद क्या रॉन्ग एंट्री हुआ है आपके अकाउंटेंट से, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है वो आपको करना है, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री आपको करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 35 में, रुपीज मिस्टर मेहरोता क्लोज हिज बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल अपने अकाउंट्स को 31 मार्च को क्लोज करता है। इन अगस्त 1995 ही फाउंड दैट हिज बुक्स फॉर द ईयर 94-95 कंटेन्ड सम एरर्स इन स्पाइट ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस। जो एग्रीड ट्रायल बैलेंस है इसके अलावा ट्रायल बैलेंस मिल गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गलती निकला। द एरर्स वर, जो गलतियां हैं वो कुछ इस तरीके से है। रोमन 1, रुपीज 800 पेड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर was पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। हमने क्या किया, पहले आप ट्रांजेक्शन पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक ट्रांजेक्शन है। 800 रुपया पेड फॉर परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, हमने 800 रुपया फर्नीचर खरीदा और उसके लिए हमने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया, 800। तो आपने फर्नीचर अगर खरीदा है 800 में, तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे फर्नीचर डेबिट टू कैश, ये करोगे ना 800 का। लेकिन गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन ये पोस्ट हुआ परचेज में। तो देखो पोस्ट कहां होगा, बुक में पोस्ट नहीं होता है, लेजर में पोस्ट होता है। कैश के लिए कैश बुक होता है, तो कैश बुक, बुक सही है, लेकिन लेजर, उसका लेजर क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर के जगह पे कहां पोस्ट हुआ है, परचेज में पोस्ट हो गया। मतलब हमने परचेज का एंट्री कर लिया, मतलब परचेज को डेबिट किया। तो भैया कैश अपने जगह बिल्कुल करेक्ट है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कैश अपने जगह बिल्कुल करेक्ट है। और परचेज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, कैश डेबिट टू परचेज, ठीक है। तो रॉन्ग को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब रॉन्ग का कोई काम नहीं है। देखो कैश तो सही था ना, इसलिए कैश डेबिट और क्रेडिट कट गया, तो बचा क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये रेक्टिफाइड एंट्री बना, क्या रेक्टिफाइड एंट्री बना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज बच गया है। तो आप यहाँ पे फर्नीचर क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये एसेट है, सिर्फ नॉमिनल चेंज होता है। जी हाँ,
क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट बन चुका है वो केस कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एंट्री आप जो रेक्टिफाइड एंट्री करोगे उस वक्त जो भी नॉमिनल अकाउंट निकलेगा उसके बदले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा। देखो ये तो नॉमिनल नहीं है, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा टू जो परचेज क्रेडिट हो रहा है ना, तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके जगह आप क्या लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? अब नंबर 2, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 250। जो ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब होता है ना, देखो सेल्स बुक के बारे में, सेल का क्या बैलेंस होता है, जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट आएगा आप उसके बैलेंस के बारे में सोचना कि उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट। तो कौन से बुक के बारे में बोला है, सेल्स बुक। तो सेल्स का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट में क्या लिखा गया है, ओवर है ना अंडर है, यहां लिखा है ओवरकास्ट 250 है, मतलब ज्यादा लिख दिया गया 250। अगर 250 क्रेडिट में ज्यादा हो गया है तो कम करने का तरीका क्या है, हम लोग रिवर्स करेंगे, 250 से डेबिट कर देंगे, हो जाएगा रिवर्स। तो 250 डेबिट होगा सेल्स, तो एंट्री क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल्स को आप डेबिट कर लोगे, लेकिन सेल्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना है, 250 है। तो यहां तक हम लोग वर्किंग नोट जो है हमारा वो हम लोग मिटा सकते हैं। आप लोग वर्किंग नोट को रिकॉर्ड जरूर करना, ये आपको याद दिलाएगा कि भैया आखिर गलती कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था, उन मिस्टेक्स को हम लोगों ने कैसे सुधारा। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, अब हम लोग नंबर 3 करेंगे। 3 में क्या है, ₹275 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज 525। देखो फ्रेट में गड़बड़, 275 रुपया हमने फ्रेट पेमेंट किया मशीनरी पे, मशीनरी के फ्रेट पे हमने कितना पेमेंट किया, 275 was debited to freight account 525। पहले आप ट्रांजैक्शन देखिए क्या हुआ, ₹275 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीन, मशीन के ऊपर फ्रेट हमने पेमेंट किया 275, मशीनरी के ऊपर हमने फ्रेट कितना पेमेंट किया, 275 का फ्रेट हमने पेमेंट किया। 275 रुपया फ्रेट ऑन मशीन, मशीन के ऊपर फ्रेट लगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मशीन खरीदते हैं, खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है उसके लिए मशीन डेबिट होता है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, करेक्ट एंट्री तो ये होना चाहिए ना, मशीनरी डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था, 275 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था। ये करेक्ट एंट्री जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हमने मशीन खरीदा और मशीन खरीदने पे हमने मशीन खरीदा है और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी, और मशीन पे फ्रेट लगा, मशीन हमने खरीदा और मशीन पे क्या लगा, फ्रेट। तो मशीन जब खरीदते हैं और उसके ऊपर कुछ भी भाड़ा वगैरह लगता है वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है। क्लियर? तो मशीन में डेबिट होना चाहिए और कैश गया, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, वाज डेबिटेड टू फ्रेट, फ्रेट में डेबिट हो गया, ऊपर से 525 से हुआ। एक तो गलती हुआ है कि मशीन में वो डेबिट नहीं हुआ, वो कहां डेबिट हो गया, फ्रेट में डेबिट हो गया, फ्रेट में, वो भी अमाउंट में भी गलती, अमाउंट हो गया 525। एक तो मशीन में जाना था 275, ये चला गया फ्रेट में, ऊपर से अमाउंट भी गलत 525 का हुआ अमाउंट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैश अपना जगह बिल्कुल करेक्ट है, तो टू कैश अकाउंट हम लोग लिखेंगे कितना, 275। अब आप देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ना, 275 और 525 का डिफरेंस है कितना,
₹250। कितना का है? 250। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या? टू सस्पेंस अकाउंट। कितना लिखेंगे? 250। क्लियर? तो ये रॉन्ग एंट्री बना। ये क्या बना? रॉन्ग। मतलब जो मेरे अकाउंटेंट ने गलती किया, क्या किया? उसने परचेस को डेबिट नहीं, उसने मशीन को डेबिट नहीं किया, उसने मशीन के जगह क्या डेबिट किया? फ्रेट। दूसरा, उसको अमाउंट लिखना चाहिए था 275, उसने लिखा 525, मतलब ज्यादा लिख दिया। ठीक है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब कैश अपना जगह बिल्कुल करेक्ट है, उसने ये एंट्री करेक्ट किया है, ये गलत कर दिया है। तो अब डिफरेंस जो आया होगा ट्रायल बैलेंस में, वो सस्पेंस का आया होगा 250। आपको रेक्टिफाई करना है तो आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री होगा? सस्पेंस डेबिट, कैश डेबिट टू फ्रेट। तो देखिए, सस्पेंस डेबिट हो गया कितना? 250, कैश डेबिट हो गया 275 और फ्रेट क्रेडिट हो गया 520। तो ये आपका बना रिवर्स एंट्री। अब रिवर्स में देखो, जो सही होगा वो अपने आप कट जाएगा। कैश क्रेडिट और कैश डेबिट कट गया, तो बचा क्या? सस्पेंस डेबिट बचा है कितना? 250। मशीन डेबिट बचा है कितना? 275 और फ्रेट क्रेडिट बचा है। तो देखो, डेबिट में मशीन बचा, आप लिख लो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 275, ये हो गया। सस्पेंस डेबिट 250, जो टू फ्रेट है, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस का केस होता तो आप टू फ्रेट लिखते हैं, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट का केस रहता, मतलब फाइनल अकाउंट से पहले का अगर केस होता तो आप यहां पे क्या लिखते हैं? टू फ्रेट। लेकिन ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट बन चुका है, तो उस केस में क्या होगा? ये फ्रेट चीज बदल जाएगा, बदल के बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये था नंबर 3। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 में है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरकास्ट बाय ₹3000 बाय अ रॉन्ग कास्टिंग इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में गलत टोटलिंग के वजह से हम लोगों ने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक को 3000 से ओवरकास्ट किया। ओवरकास्ट मतलब टोटल करना, लिखना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया। तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा तो कम करना है, लेकिन भैया क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट नहीं बनता। क्लोजिंग स्टॉक का लेजर हम लोग नहीं बनाते हैं। तो कोई सा भी केस हो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये तीनों ही केस में स्टेटमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्टेटमेंट। तो ये पहले 3 को हम लोग मिटा रहे हैं। नंबर 4, तो हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देना है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, स्टॉक शीट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज। कितना से रिड्यूस करना है आपको स्टॉक शीट को? 3000 से। तो आप यहां 3000 से रिड्यूस कर दो। सॉरी, अमाउंट नहीं लिखना, बाय ₹3000 अमाउंट में नहीं लिखना है, बस स्टेटमेंट लिख देना है। मतलब स्टॉक शीट को आपको रिड्यूस कर देना है 3000 से, क्योंकि स्टॉक शीट जो है ना, स्टॉक शीट हमने गलती से बढ़ा दिया था, ओवर कास्ट कर दिया था, तो हम लोग उसको कम कर लेंगे। क्लियर है? ये 4 था। अब हम लोग करेंगे नंबर 5। An amount of 700 was received in full settlement from a customer after he was allowed a discount बोल रहा है कि एक अमाउंट है 700 का जो रिसीव्ड हुआ, फुल सेटलमेंट है फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर से फुल सेटलमेंट में रिसीव हुआ आफ्टर ही वाज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹70। 70 रुपया डिस्काउंट देने के बाद मिला कितना? 700। इसका मतलब उस कस्टमर से हम पा कितना रहे थे? 770 रुपया।
700 रुपया हमें मिला, 70 रुपया डिस्काउंट देने के बाद हमें मिला। इसका मतलब उस कस्टमर से हम कितना पा रहे थे, उस कस्टमर से कुल मिलाकर 770 रुपया का बकाया था, हम लोग उससे पा रहे थे ये पैसा। बट वाइल राइटिंग द बुक्स, लेकिन बुक्स को लिखते वक्त द अमाउंट रिसीव वॉज इंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम एंड द डिस्काउंट अलाउड वॉज इंटर्ड इन द अमाउंट कॉलम। ये जो क्या हो गया, ये जो अमाउंट कॉलम है कैश का कॉलम, और ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, जो कैश का अमाउंट है वो डिस्काउंट में चला गया और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कैश में चला गया। गलती ये हुआ। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसका करेक्ट एंट्री पास करते हैं, इसका अगर हम लोग करेक्ट एंट्री अगर हम लोग पास करते हैं तो क्या करेंगे, आप अगर एंट्री पास करते तो आप ये एंट्री पास करते कि कैश आया 700, आपने डिस्काउंट अलाउ किया 70 रुपया, और टू कस्टमर या टू डेटर भी लिख सकते हैं 770 आप करते। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दिया, कैश में 70 लिख दिया और डिस्काउंट अलाउड में कितना लिख दिया 700, और कस्टमर में कोई भी गलती नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि कस्टमर में कुछ गलती है, तो कस्टमर में 770 ही है। कस्टमर अपने जगह बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो रॉन्ग एंट्री है आप उसको रिवर्स करेंगे, आप इसको रिवर्स कीजिए तो एंट्री क्या बनेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 770, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70 टू डिस्काउंट अलाउड, देखो टू कैश 70 टू डिस्काउंट अलाउड 700। तो ये हमने रिवर्स कर दिया, एंट्री को हमने रिवर्स किया। तो जो रॉन्ग एंट्री था उसको रिवर्स किया। अब इसे मत देखना आप, अब इन दोनों को मिलाओ, इसे और इसे। देखो कस्टमर क्रेडिट और कस्टमर डेबिट कट गया, तो क्या बचा आपके पास, नेट एंट्री क्या बचा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या बचा आपके पास। आप ये देखो क्या बच रहा है, यहां देखो कैश डेबिट है 700 और यहां कैश क्रेडिट 70 है, तो कैश क्रेडिट 70 पूरा कट गया और कैश डेबिट से 70 हटा दो तो बचेगा कितना, बचेगा 630। कैश डेबिट था 700 और कैश क्रेडिट था 70, तो अगर हम लोग इसे नेट इफेक्ट करेंगे, क्रेडिट पूरा कट गया, डेबिट पूरा कट गया, डेबिट 70 कट गया तो 630 बचा। डिस्काउंट अलाउड देखो यहां डेबिट है और यहां क्रेडिट है, तो डेबिट वाला पूरा कट गया, क्रेडिट वाला 70 कटेगा तो 630 बचेगा। तो नेट इफेक्ट क्या बचा आपका बचा कैश डेबिट 630, तो यहां क्या कैश लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 630 टू कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 630। तो डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, ये समझ पाए आप लोग सब। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ चेक ऑफ ₹7,330 रिसीव फ्रॉम मिस्टर राव आफ्टर। अच्छा, इसका वर्किंग नोट मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वर्किंग नोट नंबर देना, सम्स का जो नंबर होगा वो देना, तब आपको समझ में आएगा। देखो जैसे वर्किंग नोट नंबर 6, अ चेक ऑफ ₹7,330 रिसीव फ्रॉम मिस्टर राव आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 70 रुपया का डिस्काउंट देने के बाद हमें 7,330 रुपया का चेक मिला। तो देखो जो चेक मिला होगा ना, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला 7,330, हमने डिस्काउंट दिया तो क्या एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना, हमने डिस्काउंट कितना दिया 70, वॉज इंडोर्स टू मिस्टर रॉय इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,500 रुपया। देखिए एकदम गौर से देखिएगा, जबरदस्त सम सही है।
पहला जब ये चेक हमें मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और ये चेक मिला था किससे? मिस्टर राव से, टू मिस्टर राव। तो मिस्टर राव का अकाउंट कितना का खत्म हुआ था? 7,400। देखिएगा, समझिएगा, मिस्टर राव ने मुझे चेक दिया 7,330 का, 70 रुपया का डिस्काउंट देने के बाद तो मुझे चेक मिला, अ चेक ऑफ 7,330 वॉज रिसीव, इतना का चेक मिला। बाकी का हमने डिस्काउंट दिया 70 टू राव। राव मेरा एसेट था, 7,400 से एसेट था, वो कम हो गया, 70 का हमने डिस्काउंट दिया, मेरे बैंक में 7,330 रुपया आया। क्लियर? आ गया? और इसके बाद हमने क्या किया, इस चेक को वॉज इंडोर्स, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, कहानी बहुत लंबा है। चेक मिला, हमने डिस्काउंट देकर चेक लिया, उस चेक को हमने इंडोर्स कर दिया। उस चेक को हमने क्या किया? इंडोर्स कर दिया। क्लियर है? दूसरा भाग क्या है कि इस चेक को हमने क्या किया, इस चेक को हमने अपने पास नहीं रखा। तो इसका मतलब आप ना यहाँ बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चेक को ना, जब चेक हमें मिला होगा, जब चेक हमें मिला होगा तो हम लोग क्या किए होंगे, उसको हम लोग कैश में डेबिट किए होंगे। कहाँ डेबिट किए होंगे? कैश में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, क्योंकि कैश में रखे होंगे, क्योंकि ये चेक तो बैंक में जमा नहीं हुआ ना। कौन, कैसे पता बैंक में जमा नहीं हुआ? क्योंकि इस चेक के पैसे को, ये जो चेक था हमने इंडोर्स कर दिया, मतलब उस चेक से किसी और को, मिस्टर रॉय को हमने पेमेंट किया। किसे पेमेंट किया? मिस्टर रॉय को। फुल सेटलमेंट, 7,500 का फुल सेटलमेंट। तो देखो, ये चेक मेरे पास से चला गया, लेकिन वो कैश का शक्ल रहेगा। तो कौन, मेरा लाइबिलिटी कौन था? मिस्टर रॉय अकाउंट। मिस्टर रॉय अकाउंट मेरा लाइबिलिटी 7,500 से कम हो गया, और टू कैश, मेरे पास से ये चेक गया, लेकिन हम लोग कैश लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चेक तो है, लेकिन ये चेक मेरे पास ही है, बैंक में जमा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैश ही मानेंगे। ये कैश के शक्ल में मेरे पास आया, मेरे पॉकेट में ही था, जब तक मेरे पॉकेट में रहेगा तब तक ये कैश के शक्ल में रहेगा। टू मिस्टर रॉय अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये चेक गया कितना का? 3,302। बाकी का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। मुझे डिस्काउंट मिला, कितना का डिस्काउंट मिल गया भैया? 170 का डिस्काउंट मिला। कितना का डिस्काउंट मिला? 170। अब क्या हो गया ये चेक? द चेक वॉज फाइनली डिसऑनर्ड बट नो एंट्रीज फॉर डिसऑनर वॉज पास इन द बुक। अब ये चेक ना बाउंस हो गया। अब बाउंस होने की वजह से ना क्या हो गया कि बाउंस का, डिसऑनर के बाद ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर। और डिसऑनर होगा तो अब क्या होगा? डिसऑनर होने से क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट रिसीव है ये भी कैंसिल होगा, डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल होगा। मिस्टर राव जो मेरे ऊपर, जो जिसने मुझे पैसा दिया, हम लोग फिर से इससे पैसा लेंगे 7400, और मिस्टर रॉय जो मेरे लिए लाइबिलिटी है उसको फिर से लाइबिलिटी बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मिस्टर राव को हम पकड़ेंगे कि भैया मिस्टर राव तुमसे पैसा लेना है, पूरा लेंगे हम तुमसे। तो क्या एंट्री होगा? मिस्टर राव अकाउंट डेबिट। ये आपका रेक्टिफाइड एंट्री बन रहा है, ये रेक्टिफाइड एंट्री बना है, मिस्टर रॉय अकाउंट डेबिट। तो देखो, ये तो इसका कोई रॉन्ग एंट्री हुआ ही नहीं ना। यहाँ गलती ये हुआ कि जो डिसऑनर का एंट्री था, डिसऑनर का एंट्री हमने पास ही नहीं किया। तो डिसऑनर का एंट्री आप क्या करोगे? आप डिसऑनर का एंट्री क्या करोगे? डिसऑनर का एंट्री, मिस्टर राव जिसने मुझे चेक दिया था, हम मिस्टर राव को पकड़ेंगे। भाई मिस्टर राव तुम पैसा लाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? मिस्टर राव मिस्टर राव अकाउंट डेबिट, कितना लेना है उससे? 7,400 लेना है। इसके अलावा मिस्टर रॉय को देना है, तो टू मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय को हम फिर से कर्ज बना लेंगे 7500 का।
क्योंकि हमने उसे इसी चेक से पेमेंट किया था, चेक बाउंस हो गया, अब फिर से मिस्टर रॉय मेरे लिए लायबिलिटी बन गया। जो हमने इस प्रोसेस में डिस्काउंट रिसीव किया था वो कैंसिल होगा, तो कैंसिल होके लिखेंगे टू डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 170 कैंसिल टू। ये जो डिस्काउंट अलाउ हमने किया था मिस्टर राव को, ये डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल हो जाएगा। जब पेमेंट ही नहीं मिला तो डिस्काउंट किस काम का, तो यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। ये आपका रेक्टिफाइड एंट्री बना, ये आपका रेक्टिफाइड एंट्री बना। अब देखिए हम ये रेक्टिफाइड एंट्री, नो डाउट ये रेक्टिफाइड एंट्री, आप इसी को लिखना। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में ये अकाउंट कितना क्या बनेगा, पीएल, और ये भी अकाउंट क्या बन जाएगा, पीएल। ये दोनों पीएल बनेगा। अब दोनों में कम पीएल कौन सा है, ये 70 का पीएल है, ये 70 का पीएल कट जाएगा, ये भी 70 का पीएल कट जाएगा, बचेगा कितना, 100। तो ये पीएल में तब्दील हो जाएगा। कहां तब्दील हो जाएगा, पीएल में। तो एंट्री बनेगा मिस्टर राव डेबिट 7400, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 100 रुपया टू मिस्टर रॉय 7500। देखिए एंट्री क्या करना है, मिस्टर राव अकाउंट डेबिट, मिस्टर राव को डेबिट करना है 7400, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करना है कितना से, 100 रुपया से, टू मिस्टर रॉय, टू मिस्टर रॉय, रॉय में कितना जाना चाहिए, 7500। ये आपका रेक्टिफाइड बना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का यूज हमने किया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट का फाइनल सम्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स था। हम लोगों ने बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखा। आपको रिवीजन करना होगा, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा। होमवर्क के तौर पे हम लोग होमवर्क आपको दे रहे हैं। ये होमवर्क आप लोगों को करना है। ये होमवर्क जैसे कि यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 37 आपको होमवर्क करना है। 37 आप होमवर्क लिखे हैं और क्वेश्चन नंबर 38 आपको होमवर्क करना है। 37 और 38 आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।